माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात इनकम फ्रॉम सैलरी की करते हो तो मैंने पहले चैप्टर के अंदर आपको क्लियर कर दिया था। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स को स्टडी करने का सर, वो रहेगा आपको किसी भी पर्सन का ना टोटल टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना है। एक बार आपने अगर टोटल टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके ऊपर आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखना है। तो यहां पर हमारा जो प्राइमरी कंसर्न रहता है वो टोटल इनकम को कैलकुलेट करना होता है। और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर अच्छे से पढ़ा था कि टोटल इनकम को आप सभी ने टोटल 5 हेड्स ऑफ द इनकम के अंदर कैटेगराइज कर दिया है, जहां पे आपका सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी रहने वाला है, दूसरा हेड आपका हाउस प्रॉपर्टी करके रहेगा, तीसरा हेड आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन करके रहेगा, चौथा हेड आपका कैपिटल गेन करके रहेगा, और पांचवा हेड आपका अदर सोर्सेज करके रहेगा। यानी कि किसी भी पर्सन की आप लोग बात कर लीजिए, किसी भी इंडिविजुअल की बात कर लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की किसी की भी बात कर लीजिए, किसी भी पर्सन की जब भी आप लोग टोटल टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको उसकी पांचों हेड की इनकम को टोटल करना है। जैसे ही आपने पांचों हेड की इनकम को टोटल किया तो आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाता है, और उस ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से जितने भी एप्लीकेबल डिडक्शन है अगर आप उनको माइनस कर देते हो तो आपको यहां पर नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाता है। और उस नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप लोग इजीली यहां पर उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा बुनियादी तौर पे एक वर्क फ्लो रहने वाला है अगर आप लोग बात यहां पर इनकम टैक्स की करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, इन पांचों हेड के अंदर हमारा पहला हेड क्या रहने वाला है सर? आपका इनकम फ्रॉम सैलरी रहने वाला है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी के अंदर किन किन इनकम को आपको इंक्लूड करके चलना है, सैलरी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कितना एग्जम्पशन दिया गया है, किस तरीके से वहां पर टैक्सेबल अमाउंट को आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से एक पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी की टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट किया जाता है। अगर बात यहां पर आप अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव की करते हो तो ये आपका जो चैप्टर है ये आपके एंटायर सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर रहने वाला है। अलोंग विद आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, अलोंग विद यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। तो आपको हर एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजन को भी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अलोंग विद जितना भी आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर पढ़ने वाले हो, जितना भी कैलकुलेटिव पार्ट यहां पर पढ़ने वाले हो, उस कैलकुलेटिव पार्ट को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब जाकर के इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो अप टू 18 नंबर का सवाल पूछा जाता है उसको आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका चैप्टर रहेगा इसका प्रोस्पेक्टिव, इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारी प्लेलिस्ट का ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा। अगर आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हो तो आपके सिलेबस के जो सीक्वेंस की अगर आप लोग बात करते हो तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 ना होके चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जिसका टाइटल आपको क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी करके मिलेगा। ठीक है, अब जब भी आप लोग किसी भी हेड को स्टडी करते हो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, तो आपको समझना है उस पर्टिकुलर हेड को स्टडी करने के लिए हमें उस एक्ट के एग्जैक्टली कितने सेक्शंस को अंडरस्टैंड करना है और कौन कौन से सेक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। जैसे अगर आप लोग यहां पे बात करते हो हमारे न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जिसको आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से जानते हो, और यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग सैलरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो सैलरी को कवर किया गया है अंडर द चैप्टर 4 पार्ट नंबर बी, जिसको आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वहां पर चैप्टर नंबर 4 खोलिए जिसका टाइटल है कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। वहां पर पार्ट बी के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको सैलरी का जिक्र देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको मल्टीपल सेक्शंस देखने को मिलेंगे। वहां पर अगर आप लोग फोकस करते हो सेक्शन नंबर 15 से लेके और सेक्शन नंबर 19 के ऊपर, तो ये जो आपके सेक्शन रहेंगे 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया और उसके बाद 19 हो गया, ये 15 से लेके 19 जो सेक्शन है उनके अंदर आपको केवल और केवल सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे।
और अगर आपने इन तमाम सेक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया, 15, 16, 17, 18 और 19 को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, इससे जुड़ी हुई मालूमात आपको यहां पर हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आप लोग ये कहेंगे कि सर इनकम टैक्स की अगर आप लोग यहां पर बात कर रहे हो, तो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 15 से लेकर के और जो आपका सेक्शन 19 रहेगा ना, उसका ताल्लुकात इनकम फ्रॉम सैलरी से रहेगा। तो हमें अपनी जितनी भी क्लासेज आने वाली है वहां पर सेक्शन नंबर 15 से लेकर के और सेक्शन नंबर 19 को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको देने वाला हूं। यहां पर आप लोग बोलते हो एक चार्जेबल सेक्शन या चार्जेबिलिटी का सेक्शन। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहां पर सेक्शन नंबर 4 की बात करते हो तो इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी को डिफाइन करता है। इसी तरीके से जो यहां पर आपका बेस सेक्शन बनता है ना, किसी भी हेड की बात कर लीजिएगा, जो आपका बेस सेक्शन बनता है, जैसे यहां पर आपका बेस सेक्शन कौन है, सेक्शन नंबर 15। तो सेक्शन नंबर 15 को आप लोग बोलोगे सर इनकम फ्रॉम सैलरी का अगर कोई चार्जेबिलिटी का सेक्शन है तो वो रहेगा आपका सेक्शन नंबर 15। और सेक्शन नंबर 15 के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि सैलरी के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करके चलना है। सो इसके बाद आप लोग सैलरी के कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद आप लोग परक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अलावा आप लोग यहां पर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी को अंडरस्टैंड करेंगे। और सेक्शन नंबर 19 के अंदर जाकर के आप लोग सैलरी के अंदर जो भी एप्लीकेबल डिडक्शंस अवेलेबल हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, उनको वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा सीक्वेंस रहेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। अब इन सेक्शंस के अंदर आपको अलग अलग सब सेक्शंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, जिन्हें हमें वन बाय वन करके डिकोड करना है। जैसे यहां पर अगर आप लोग बात करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 15 है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सैलरी की चार्जेबिलिटी से जुड़ा हुआ सेक्शन रहेगा। समझ में आया, ये जो आपका जो सेक्शन है ये किससे जुड़ा हुआ है, सैलरी की चार्जेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। सैलरी के बारे में कंप्लीटली डेफिनेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इससे अगला जो सेक्शन रहेगा ना, सेक्शन नंबर 16, उसके अंदर आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी के बारे में काफी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका सेक्शन नंबर 17 रहेगा, वहां पर देखिए कंपोनेंट के अंदर एक काफी अच्छा कंपोनेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसको आप लोग परक्यूस्टीज के नाम से जानते हैं। तो इस परक्यूस्टीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। जो आपका सेक्शन नंबर 18 रहेगा, इसको आप लोग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी के नाम से जानते हैं। माने जो आपको मंथली सैलरी दिया जाता है ना, उस मंथली सैलरी के अलावा परक्यूस्टीज और अलाउंस के अलावा भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, रेजिग्नेशन के टाइम पे, उसको आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो आपका सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेक्शन नंबर 19, जहां पर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, सर सैलरी के अंदर कौन कौन से डिडक्शन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 2025, जहां पर आपको पता चला कि अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 का चैप्टर 4 का पार्ट बी पकड़ते हैं, जिसका टाइटल है कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, वहां पर सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 19 आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी को डिफाइन करते हैं। सेक्शन नंबर 15 आपका जो सैलरी है उसका चार्जेबिलिटी का सेक्शन रहेगा। सेक्शन नंबर 16 आपके कंपोनेंट ऑफ द सैलरीज को डिफाइन करेगा। सेक्शन नंबर 17 रहेगा, वहां पे आपको परक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड करना है। सेक्शन नंबर 18 की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पर आप लोग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी की बात करते हो। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 19 के अंदर सैलरी के अंदर जो भी एप्लीकेबल या अवेलेबल डिडक्शन रहेंगे उनके बारे में आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द रोड मैप, या फिर आप लोग कह दीजिए वर्क फ्लो, जिसको आपको कंटिन्यू करना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा और आपको यह समझ में आया होगा कि हमें चलना कैसे कैसे है। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अगर आप लोग सेक्शन नंबर 15 की बात करते हो, जिसको आप लोग चार्जेबिलिटी सेक्शन के नाम से जानते हो, तो ये हमारे डिस्कशन का आज का पहला सेक्शन रहेगा, जिसको हम लोग काफी डिटेल में जाकर के कवर करेंगे। और गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये चार्जेबिलिटी को डिफाइन करेगा तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये यहां पर रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 15 के अंदर टोटल 4 सब सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 15 की अगर आप लोग बात करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स
आपको टोटल कितने सबसेक्शन देखने को मिलेंगे? 4 सबसेक्शन देखने को मिलेंगे। आप लोग कहेंगे सर आपका सबसेक्शन 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 3 हो जाएगा, इसी तरीके से आपका सबसेक्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 करके रहेगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, जो पहला सेक्शन रहेगा ना, उस सेक्शन के अंदर आपको टोटल 3 क्लोज देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप लोग 3 क्लोज की बात करते हो तो आपका क्लोज नंबर ए हो जाएगा, क्लोज नंबर बी हो जाएगा, क्लोज नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक रोड मैप रहेगा अगर आप लोग सेक्शन नंबर 15 को समझना चाहते हो। और सेक्शन नंबर 15 के अंदर मैंने बता दिया किस चीज को डिफाइन किया गया है सर, आपकी चार्जेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा डिटेल में जाकर के बताइए। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा अगर आप लोग कहेंगे सेक्शन नंबर 15 के बारे में, तो मैंने बताया ये डील करता है चार्जेबिलिटी ऑफ द सैलरी इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है ना, ये आपका जितने भी पांचों हेड है, उन पांचों हेड के अंदर पहला हेड माना जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये हमें बताता है, सेक्शन नंबर 15 हमें बताता है कि व्हेन सैलरी बिकम द टैक्सेबल, ये आपका चार्जेबिलिटी वाला जो सेक्शन है ये हमें क्या बताएगा कि आपका सैलरी एग्जैक्टली टैक्सेबल कब होगा। इज इट क्लियर? अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, आपको एक लाइन में डिफाइन करना है, तो सेक्शन नंबर 15 डील्स विद द चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी एंड इट टेल्स अस अबाउट द व्हेन द सैलरी बिकम द टैक्सेबल, कब आपका सैलरी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। इसकी जानकारी आपको सेक्शन नंबर 15, जिसको आप लोग चार्जेबिलिटी के सेक्शन के नाम से जानते हैं, इसके अंदर डिफाइन की गई है। ठीक है, अब ये आपका जो सेक्शन नंबर 15 है, और इसका मैंने बताया सब सेक्शन नंबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। और सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपको 3 क्लोज देखने को मिलेंगे। क्लोज नंबर ए रहेगा, क्लोज नंबर बी रहेगा, क्लोज नंबर सी रहेगा। इनको आपको अंडरस्टैंड करना है, सब सेक्शन 2 को अंडरस्टैंड करना है, 3 को अंडरस्टैंड करना है, 4 को अंडरस्टैंड करना है, जब जाकर के आपका सेक्शन नंबर 15 यहां पर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर ना, द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल, ध्यान से समझिएगा, ये क्या होगी, चार्जेबल होगी अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। ठीक है ना, ये आपका बेसिकली सेक्शन बताता है, जहां पे बुनियादी तौर पे आपको क्या पढ़ना है, जरा गौर फरमाइएगा। सब सेक्शन नंबर ए को, सॉरी आपका क्लोज ए पढ़ना है, इसी तरीके से आप लोग क्या पढ़ोगे, क्लोज बी को पढ़ोगे, इसी तरीके से आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, क्लोज सी को पढ़ने वाले हो। तो टोटल कितने क्लोज हो गए माय डियर फ्रेंड्स? आपके 3 क्लोज हो गए अगर आप लोग सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 की बात करते हो। ठीक है, अब एक बार इनको आपको ऊपर ऊपर से रीड करना है, फिर मैं डिटेल में जाकर के विद एग्जांपल इनको डिकोड करूंगा कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या रहेगा और एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या निकल के आती है। जैसे यहां पे सबसे जैसे सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 1 और क्लोज ए की बात करते हो, तो ये कहता है सर एनी सैलरी ड्यू, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सैलरी क्या है, ड्यू है, फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन एन टैक्स ईयर वेदर पेड और ए नोट। इसको आप लोग सैलरी मान करके चलोगे, माने अगर कोई भी सैलरी ड्यू है फ्रॉम द employer to an SSC during a tax year whether it is paid or not, ये आपका सैलरी का हिस्सा रहेगा। सर इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे आ जाइए ताकि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, अगर आप लोग सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 1 और क्लोज नंबर ए की बात करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स इसका ताल्लुकात किससे रहने वाला है? सर इसका सैलरी ड्यू से रहने वाला है। ठीक है, अब सैलरी ड्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अपना एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, अब मैंने जो काम कर दिया, उस काम के बदले में जो मेरा सैलरी बनता है उसको आप लोग सैलरी ड्यू बोलोगे। जो भी अमाउंट पेबल होगा उसको आप लोग यहां पर सैलरी ड्यू के नाम से जानने वाले हो। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ये सबसेक्शन क्या कहता है, इफ सैलरी बिकेम ड्यू, अगर आपका सैलरी क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है, माने आपने काम कर दिया और उसके बदले में आपका एक इनकम बन गया, इसको आप लोग क्या बोलोगे, आपको इसको सैलरी ड्यू बोलोगे। ठीक है, जब भी आपका सैलरी ड्यू हो जाता है ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर, जरा गौर फरमाइएगा, ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर इट इज टैक्सेबल इन दैट टैक्स ईयर इवन, यानी कि ये क्या रहेगा आपका उसी बेसिकली टैक्स ईयर के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इवन इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इट। समझ में आया? यानी कि जैसे अगर आप लोग बेसिकली बात करते हो, मान लीजिए मैं हूं अमित हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैंने इस मंथ के अंदर अगस्त के अंदर मैंने क्या किया है, अपना 1 महीने का काम कंप्लीट कर दिया। जब मैंने 1 महीना काम कंप्लीट कर दिया तो मेरा 1 महीने
महीने का सैलरी ड्यू हो गया है। अब आप लोग ये मान करके चले कि ये जो सैलरी है ना मेरे को इस महीने नहीं मिला है, इस महीने अगर मेरे को ये सैलरी नहीं मिला है, ये सैलरी मेरे को 2 महीने बाद मिला या 3 महीने बाद मिला, तो ये आपका टैक्सेबल होगा उसी टैक्स ईयर के दरमियान। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है, एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए। सैलरी बिकेम ड्यू ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर, इट इज टैक्सेबल इन दैट टैक्स ईयर इवन इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इट। समझ में आया? एम्प्लॉय को सैलरी मिला नहीं मिला इसको साइड में रख दीजिए, अगर आपका सैलरी ड्यू हुआ है यानी कि आपने काम कर दिया, आपका एक अमाउंट पेबल बनता है, तो वो आपका सैलरी का हिस्सा होगा। ये क्या बात कहता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए। ठीक है, अब इसको आप लोग मान लीजिए इस एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए आप लोग मार्च 2027 की बात करते हो। ठीक है, आपका सैलरी बिकेम क्या हो गया? ड्यू हो गया टू एन एम्प्लॉय इन द मार्च 2027। ठीक है, समझ में आया? ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात हुआ, बट इट एक्चुअली पेड इन द अप्रैल। लेकिन ये आपको पे कब किया गया है? मार्च का जो पेमेंट कब किया गया है माय डियर फ्रेंड्स? आपको अप्रैल के अंदर पे किया। ठीक है, अब आपने ड्यू कब किया माय डियर फ्रेंड्स? आपका आपने इनकम अर्न कब किया? आपका इनकम कब बना? मार्च के अंदर बना, और आपको रिसीव कब हुआ है? सर अप्रैल के अंदर हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपके टैक्स ईयर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साल से ये जो सैलरी आपका बनेगा ना, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। और कौन से टैक्स ईयर में? उसी टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर में आपने जो आपका इनकम है वो अर्न किया है। ठीक है, चाहे आपको रिसीव हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन वो टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन द टैक्स ईयर इन विच इट बिकेम ड्यू। समझ में आया? ये उसी टैक्स ईयर के अंदर क्या होगा? टैक्सेबल होगा जिसमें ये क्या हुआ है? ड्यू हुआ है। ठीक है, तो की रूल की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या कहोगे? अगर आपका सैलरी क्या हो जाता है? ड्यू हो जाता है, तो सर ये आपका टैक्सेबल होगा वेदर रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, आपको ये मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन ये उसी टैक्स ईयर के दरमियान क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये जानकारी कहां पर लिखी हुई है? सर आपके सैलरी की अगर आप लोग बात करते हो, और सैलरी के सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के क्लोज ए की अगर आप लोग बात करते हो, तो यहां पे ड्यू सैलरी को कैसे ट्रीट किया जाए इस मुद्दे पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरिटी रहा कि सर ड्यू सैलरी का क्या मीनिंग रहेगा। चार्जेबिलिटी के सेक्शन के अंदर जो सबसे पहला सबसेक्शन रहेगा, और सबसे पहले सबसेक्शन का जो क्लोज ए है वो किस बारे में जानकारी देता है, इसका क्लैरिटी आपको हो गया होगा। ठीक है, अब इससे अगला क्लोज अगर आप लोग बात करते हो, क्लोज बी की बात करते हो, तो ये क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा। ये कहता है एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द टैक्स ईयर बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर थ्रो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम द ड्यू टू हिम। अब इसका मतलब क्या होता है? सर ये हमें जो आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज है ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब सीधा सीधा है सर अगर आपने काम किया ही नहीं, आपने काम किया ही नहीं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको इनकम रिसीव हो गया या वो इनकम ड्यू हो गया, समझ में आया? आपने काम किया ही नहीं उससे पहले, जैसे आपने एडवांस सैलरी उठाया, ठीक है, अब वो काम आप लोग अगले महीने में करोगे ना, तो अभी तक वो काम तो नहीं हुआ, सैलरी तो ड्यू नहीं हुआ है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? सैलरी रिसीव्ड बिफोर इट बिकेम द ड्यू। ठीक है, आपका जो सैलरी ड्यू होने से पहले अगर आपको रिसीव हो जाता है तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा वो कहां पर दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? वो आपको बुनियादी तौर पे आपके सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और क्लोज बी के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि 15(1)(b क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, बिल्कुल सिंपल सा मामला है। इफ सैलरी इज रिसीव्ड और ए पेड बिफोर इट बिकेम द ड्यू, ठीक है, आपकी सैलरी बिकेम ड्यू से पहले ही आपको रिसीव हो गई है या एम्प्लॉयर द्वारा पेड कर दी गई है, इट इज टैक्सेबल। ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा इन द टैक्स ईयर इन विच इट रिसीव्ड और पेड। ठीक है, जिस आपके टैक्स ईयर के अंदर इसको रिसीव किया गया है, जिस टैक्स ईयर के अंदर इसको पेड किया गया है, उसी टैक्स ईयर में माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हो, कोई भी आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, आपको दिख रहा कोई भी एम्प्लॉय है जिसको रिसीव हुआ है 60,000 रुपीज एज एन एडवांस सैलरी। सर कैसे मिला है? एडवांस सैलरी मिला है। एडवांस सैलरी का मतलब ये आपको मिल गया बिफोर ड्यू। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे आपका जो इनकम है वो क्या हुआ है? बिफोर ड्यू हुआ है, ये आपको इनकम मिला है। कब मिला है सर? ये आपको मिला है दिसंबर 2026
के अंदर फॉर सैलरी दैट वुड नॉर्मली बिकम ड्यू लेटर, ठीक है, जो क्या होगी बाद में जाके ड्यू होगी। तो इसका मतलब ये आपको कब मिला है सर, आपका दिसंबर 2026 के अंदर मिला है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो सर आपका टैक्स ईयर क्या बन जाएगा, सर आपका टैक्स ईयर बन जाएगा 2026-27 करके। तो ये जो आपकी सैलरी की इनकम है ना, ये आपकी टैक्सेबल होगी माय डियर फ्रेंड्स, कहां पर, आपके 2026-27 टैक्स ईयर के अंदर, ठीक है। यही बात मैंने लिखा हुआ है, जो आपका 60,000 टैक्सेबल होगा इन टैक्स ईयर ऑफ द रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जब भी आपको ये पे किया गया, ठीक है, जब भी आपको रिसीव हुआ है या जब भी ये पे हुआ है ना, उसी टैक्स ईयर के दरमियान ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे की रूल क्या कहता है सर, की रूल कहता है रिसीव्ड बिफोर ड्यू, समझ में आया। अगर आपको कोई भी अमाउंट है, कोई भी सैलरी बिफोर द ड्यू अगर रिसीव होता है, तो ये जिस टाइम पे रिसीव हुआ है, जिस टैक्स ईयर के दरमियान रिसीव हुआ है, ये उसी टैक्स ईयर के दरमियान क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई मेरी बातें। तो ये सर आपका सैलरी का सब सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 का क्लोज नंबर क्या था, बी था, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और क्लोज रहेगा जिसको आप लोग क्या कहोगे सर, क्लोज नंबर सी रहेगा, जहां पर लिखा हुआ है एरियर्स ऑफ द सैलरी पेड। अब यहां पर एक शब्द आया है जिसको आप लोगों ने किस नाम से पढ़ा है सर, आपने इसको एरियर्स के नाम से पढ़ा है। एरियर्स का मतलब पहले का कोई पैसा जो अभी तक मेरे को मिला नहीं है, माने आपने काम कर दिया, जैसे 2 महीने का सैलरी मेरा अटका हुआ है, तो अटका हुआ जो अमाउंट होता है ना, जो आपने काम कर दिया लेकिन वो जो सैलरी है अभी तक आपको क्या नहीं हुआ है सर, पेड नहीं हुआ है, उस अमाउंट को आप लोग क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड्स, एरियर्स बोलोगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई एरियर ऑफ द सैलरी पे किया जाता है और अलाउड टू हिम इन द टैक्स ईयर बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू द इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर टैक्स ईयर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला जो एरियर है आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए आपका 1 साल से आपको आपका एक अमाउंट था जो नहीं मिला है, अब वो नहीं मिला है तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। अगर वो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है और इस टैक्स ईयर मिला है, तो इसी टैक्स ईयर के दरमियान वो टैक्सेबल सैलरी का आपका हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। अब लेटेस्ट से मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको बेटर क्लैरिटी होगा। मैं ये मान करके चलता हूं आपका जो टैक्स ईयर था 2025-26 के अंदर, ठीक है ना, मेरा जो सैलरी था वो मान लीजिए 1 लाख रुपया एरियर में था, ठीक है। अब 1 लाख रुपया एरियर में था और इसके ऊपर मैंने कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन अभी जो आपका टैक्स ईयर आया दैट इज द 2026-27, मेरे को ये जो अमाउंट है वो क्या हो गया है सर, सैलरी का रिसीव हो गया, ठीक है। अगर ये अमाउंट मेरे सैलरी का रिसीव हुआ है तो सर ये आपका कब टैक्सेबल होगा, अगर पहले इनकम टैक्स नहीं दिया है तो सर ये आपका टैक्सेबल होगा जब आपने इसको रिसीव किया है, जिस टैक्स ईयर के दरमियान आपने रिसीव किया है, रिसीव आपने 2026-27 के दरमियान किया है, तो सर ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें। देखिए पहला लेक्चर है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेकर के चलूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो आप उसका सटीक तरीके से आंसर प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, इसके बाद जो भी क्लासेज आएंगी वो टेक्निकली थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगी, तो आप कैलकुलेशन वगैरह होगी तो आपको थोड़ा मजा आएगा आज की क्लास के अंदर, क्योंकि आपको बेस तैयार करना है, आपको समझना है चार्जेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ही तो आप लोग सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको यहां पर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये आपका सेक्शन 15 था जहां पे सबसेक्शन 1 के क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी को हमने पढ़ा और एक एक पॉइंट को मैंने रिफाइन करके आप सभी के सामने रखा ताकि आपको इस चीज का क्लैरिटी हो सके कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें मूव ऑन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एरियर्स वाला पॉइंट भी मैंने डाला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका जो ताल्लुकात है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के क्लोज सी से रहने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ सैलरी रिलेटेड टू द अर्लियर पीरियड इज रिसीव्ड इन द करंट टैक्स ईयर इट इज टैक्सेबल इन द करंट टैक्स ईयर ओनली। ये कब होगा, अगर इसके ऊपर आपने पहले इनकम टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। अगर आपने पहले इनकम टैक्स पे कर दिया है तो सर ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार ही तो आप लोग टैक्स दोगे, आप लोग जो सैलरी है उसको ऑलरेडी पे कर, उसके ऊपर जो टैक्स है उसको ऑलरेडी पे कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्लोज रहेंगे जिनको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके, ठीक है। अब यहां तक आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। अब मैं वापिस से यहां पर आ जाता हूं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल में लेकर के चलता हूं। सर ये आपका सेक्शन 15 जो था
जहां पर हम लोगों ने इसका जो सबसेक्शन 1 है और क्लोज एबीसी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, जो चार्जेबिलिटी का सेक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा से थ्योरेटिकल पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेक्शन 16 है ना, इसका ताल्लुकात रहेगा सैलरी के कंपोनेंट को लेकर के। ठीक है, अगर आप लोग एक नॉर्मल वर्क फ्लो की बात करते हो और नॉर्मल वर्क फ्लो के अंदर अगर आप लोग सैलरी के कंपोनेंट की बात करते हो, तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं ये जो बात है आपको समझाने के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, ताकि आप लोग इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स किसकी बात करते हो, यहां पर आप लोग बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी की बात करते हो, तो सैलरी के अंदर आप लोग यहां पर ना काफी सारे कंपोनेंट को पढ़ने वाले हो। सर काफी सारे कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे, अब जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, सैलरी के अंदर सबसे पहला जो आपको कंपोनेंट पढ़ना है सर, इसको आप लोग यहां पर बेसिक सैलरी के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या हो जाएगा सर, आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। सेकंड जो कंपोनेंट रहेगा, जो सैलरी को कैलकुलेट करते वक्त आपको देखने को मिलेगा सर, इसको आप लोग यहां पे डियरेंस अलाउंस कहोगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग इसको यहां पर डियरेंस अलाउंस के नाम से जानते हो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब की बार इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर बोनस करके और कमीशन करके एक अलग से पॉइंट डाला गया। ठीक है, क्या करके डाला गया है, बोनस और कमीशन करके एक अलग से पॉइंट डाला गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपके काफी सारे टैक्सेबल परक्यूस्टीज रहेंगे, सॉरी टैक्सेबल अलाउंसेस रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपको अलाउंसेस को अंडरस्टैंड करना है। अलाउंसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, आपको यहां पर टैक्सेबल परक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब टैक्सेबल परक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग यहां पर कहेंगे बेनिफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पर आप लोग कह दोगे आपका लास्ट कंपोनेंट क्या रहेगा सर, बेनिफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके कुछ कुछ कंपोनेंट हैं जिनको आपको बाई हार्ट करना है, जिनको आपको वन बाय वन करके याद कर लेना है, ताकि जब हम लोग इनके ऊपर चर्चा करें ना, तो आपको क्लैरिटी हो सके कि एग्जैक्टली चीजें कैसे कैसे मूव ऑन की। ठीक है, अब इनके बिहा पे अगर आप लोग इन तमाम कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हो, तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपको एक अमाउंट मिलेगा, जिसको आप लोग यहां पर क्या कह के चलोगे, ग्रोस टोटल सैलरी कह के चलोगे। ठीक है, तो इनको टोटल करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहां पर ग्रोस टोटल सैलरी मिलेगा। अब इसको आपको जरा गौर फरमाना है, इस ग्रोस टोटल सैलरी के अंदर से जो आपका अमाउंट आया है, अगर आप लोग रिक्वायर्ड डिडक्शंस को माइनस कर देते हो, क्या कर देते हो आप लोग, डिडक्शंस को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो आपके पास माय डियर फ्रेंड्स अमाउंट बचेगा ना, ये अमाउंट क्या हो जाएगा सर, ये आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या आ जाएगा, आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बाई हार्ट करना है, और इसी के बिहा पे हमारा पूरा चैप्टर बेस रहेगा। सारी कैलकुलेशन केवल और केवल इसी थीम पे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली टैक्सेबल सैलरी तक आप लोग कैसे पहुंच सकते हो, टैक्सेबल सैलरी के लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। कंपोनेंट मैंने आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, इंपोर्टेंट करके नोट कर लेना है, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करें ना, तो वहां पर ये आपकी काफी हद तक क्या कर सके, मदद कर सके। तो ये वाला पार्ट भी क्या है सर, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टैक्सेबल सैलरी को जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे आपकी कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग यहां पर, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है जहां पर आपको क्या करना होगा, आपकी जो टोटल टैक्सेबल सैलरी है उसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आप लोग बेसिक सैलरी की बात करेंगे, जिसका अमाउंट यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग डीए, जिसका फुल फॉर्म होता है डियरेंस अलाउंस, को यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आप लोग यहां पर बोनस और कमीशंस को लिखने वाले हैं। जितने भी आपके अलाउंसेस, आप ध्यान दीजिएगा, अलाउंसेस का मतलब मैं टैक्सेबल वाला पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जितना भी आपका टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे। आपका जो परक्यूस्टीज है, जिसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 17 के अंदर दिया गया है, वो यहां पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी है, वो आपका बेसिकली यहां पर आ जाएगा। अगर आप इन तमाम कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हो, तो सर ये क्या है, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स। इनको आप लोग क्या बोलते हो सर, आप लोग इनको कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी
सैलरी बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी हो जाएंगे सारे, इनको टोटल अगर आप लोग करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोस सैलरी मिल जाएगा, जिसका अमाउंट यहां पर आ जाएगा। ग्रोस सैलरी के अंदर से अगर आप लोग जो आपका सेक्शन 19 है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 19 है, उसके अंदर सैलरी से जुड़े हुए डिडक्शन दिए हुए हैं, जहां पर आप क्या करते हो, तमाम डिडक्शंस को अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो आपके पास जो अमाउंट बचता है ना, वो क्या बचता है बाय डिफरेंस, टोटल टैक्सेबल सैलरी बचता है, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा सर, आपका टोटल टैक्सेबल सैलरी कहलाएगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को बाई हार्ट करना है, इस फॉर्मेट को लर्न करना है, इस फॉर्मेट को याद करना है, समझना तो है ही है, ठीक है। अब ये सारा अगर आप लोग काम करेंगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे कितना स्मूथली चीजें आप सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। तो सारी बातों को प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, ये वाला थोड़ा सा मैंने जिक्र किया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा पार्ट समझाया है सेक्शन 16 का, जहां पे आपको समझ में आ गया होगा सैलरी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा। अब हम आ जाते हैं आपके सेक्शन 15 के सब सेक्शन 2 के ऊपर, जिसके अंदर कुछ बुनियादी जानकारी आप सभी के लिए रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंदर जानकारी दी गई है, इंप्लॉयर इंक्लूड करके चलेगा, यानी कि इंप्लॉयर के अंदर आप अपने फॉर्मर इंप्लॉयर को भी इंक्लूड करके चलेंगे, समझ में आया। यानी कि आप लोग केवल इस टैक्स ईयर के जो आपके इस टैक्स ईयर के जो इंप्लॉयर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपका पहले वाला अगर इंप्लॉयर है जिसको आप लोग फॉर्मर इंप्लॉयर के नाम से जानते हैं, उसको भी यहां पे इंक्लूड किया जाता है। अब इसको सिर्फ आपको याद करना है सर, फॉर द पर्पज ऑफ द सबसेक्शन 1, ध्यान दीजिएगा जो आपका सबसेक्शन 1 था 15 का, उसके पर्पस के लिए इंप्लॉयर के अंदर आप लोग इंक्लूड करके चलते हो फॉर्मर इंप्लॉयर को। यस पीपल, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, फॉर्मर इंप्लॉयर को भी आप लोग यहां पर इंक्लूड करके चलते हो, और यहां पे फॉर्मर इंप्लॉयर से भी सैलरी आता है, तो उसके ऊपर आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के क्लोज ए बी सी को भी आपको लगा करके देखना है। दस द सैलरी रिलेटेड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉर्मर इंप्लॉयर कैन आल्सो फॉल अंडर द सेक्शन 15, ठीक है। तो फॉर्मर इंप्लॉयर को भी यहां पे इंक्लूड किया गया है, बस मोटा मोटा मुद्दा यही रहने वाला है, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, अगला जो सेक्शन है दैट इज द सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3, यहां पे एडवांस सैलरी की बात की गई है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपने कोई भी एडवांस सैलरी ऑलरेडी इंक्लूड कर ली है अपनी टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन के अंदर फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स ईयर, समझ में आया, एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर, इट विल नॉट बी इंक्लूड अगेन वेदर द सैलरी सब्सिक्वेंट बिकम ड्यू, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है, अब आपका कोई भी एडवांस सैलरी है, ठीक है, अब आपने एक एडवांस सैलरी उठाया जिसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया है, लेटर से आपने 2025-26 टैक्स ईयर के अंदर पे कर दिया, ठीक है, लेकिन ये आपका बिकम ड्यू कब हुआ है सर, ये आपका ड्यू हुआ है मान लीजिए आपका 2026 और 27 करके, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि सैलरी को आप लोग अपनी टोटल टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा 2025-26 के अंदर बना चुके हैं, और अगर आपका टोटल सैलरी का हिस्सा रहा है तो आपने टैक्स पे किया होगा। अब जब आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है और अभी इस टैक्स ईयर के दरमियान अगर ये आपका ड्यू हुआ है तो ये आपका इस साल का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपकी एडवांस सैलरी को लेकर के एक स्पेशल सबसेक्शन बनाया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी एडवांस सैलरी लिया जो ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन के अंदर फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स ईयर, और इट वुड नॉट बी इंक्लूड अगेन व्हेन द सैलरी सब्सिक्वेंट बिकम द ड्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, समझ में आई मेरी बात। अब बात करते हैं सर आज की क्लास के लास्ट एंड फाइनल सबसेक्शन 15(4) को, जिसका जो ताल्लुक आता है वो पार्टनर्स के रेमुरेशन से रहने वाला, ठीक है। अब रेमुरेशन के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, आप सभी जानते हो, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप सभी जानते हो रेमुरेशन के अंदर सर सबसे पहले आपका क्या आता है, सैलरी आ जाता है, ठीक है। सर रेमुरेशन के अंदर यहां पर आप लोग बोनस की बात करते हो, ठीक है, यहां पर आप लोग कमीशन की बात करते हो, ठीक है। यहां पर ये सारी चीजें है ना, किसी भी तरीके का जो इसको कलेक्टिवली आप लोग क्या कह देते हो सर, रेमुरेशन कह देते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी पार्टनर से रेमुरेशन मिलता है, पार्टनर बोले तो आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, ठीक है। अब पार्टनर जैसे आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया एबीसी करके, और वहां पर 3 पार्टनर ए बी और सी, ठीक है, उन पार्टनर्स को अगर यहां पे रेमुरेशन मिलता है
तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाहे आप लोग सैलरी मिले, बोनस मिले, कमीशन मिले या कोई भी रेमुरेशन अगर आपको रिसीव होता है बाय ये पार्टनर फ्रॉम द फर्म, समझ में आया, किसी भी पार्टनर को उसकी फर्म से अगर किसी भी तरीके का रेमुरेशन रिसीव होता है, इज नॉट रिगार्डेड एज ए सैलरी, उसको आप लोग सैलरी ना मानेंगे, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 15, माने वो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। अब सवाल आता है, सर आपने बोल दिया कि आपकी फर्म है, फर्म के अंदर पार्टनर्स को जो रेमुरेशन मिला वो सैलरी का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो कहां पे टैक्सेबल होगा, तो याद रखिएगा उसको आप लोग यहां पर टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी के अंदर, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। अब अगर आपको यहां पर इंप्लॉयर के, तो इंप्लॉय को ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर किसी इंप्लॉय को इंप्लॉयर ने सैलरी दिया है, रेमुरेशन दिया है, वो तो सैलरी हेड के अंदर जाएगा, लेकिन 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 जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं किसी भी पार्टनर की जिसको फर्म से रेमुरेशन मिला है, नॉट सैलरी अंडर द सेक्शन 15, ये आपका डील करेगा अंडर द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। मैंने बताया ना, जो आपका पीजीबीपी रहेगा ये उस हेड के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, उम्मीद करता हूं ये चीजें यहां तक क्लियर रही होगी। और आज के सेक्शन, आज की क्लास के अंदर जो हमने सेक्शन नंबर 15 पढ़ा, जिसका ताल्लुका चार्जेबिलिटी ऑफ द सैलरी से था, ये आपको समझ में आया होगा, आपको इस चीज का क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमें चैप्टर के अंदर मूव करना है और किस तरीके से एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।